साथियों, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पटना के बाद मुंबई की रैली इंडिया गठबंधन की हो गई और जितना मजबूती के साथ मुंबई की रैली संपन्न हुई है और जितना मजबूती के साथ और भीड़ के साथ पटना की रैली संपन्न हुई है 3 मार्च को, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया के सपने चकनाचूर होने वाले हैं। बताया जा रहा था कि इंडिया बिखर चुका है, इंडिया में दम नहीं रह गया है चुनाव जीतने के लिए, और इंडिया में न एकता है, न मंसूबा है और न नरेंद्र मोदी को हरा पाने का जज्बा है। लेकिन मुंबई रैली के दौरान जिस तरह से पूरे देश से इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दिया है और सावधान किया है उन्हें संविधान बदलने से, ईवीएम के साथ खिलवाड़ करने से और इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करने से। सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया और भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई है, बौखलाई हुई है, हताश है, परेशान है, निराश है। कल इंडिया गठबंधन की रैली हुई जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसी शक्ति है जो इस देश को नफरत के बीज बो करके पूरे देश को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, और वह शक्ति भगवा गैंग की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए कि 24 घंटे का भी उन्होंने समय नहीं लिया और एक आनन फानन में रैली आयोजित किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ललकार रहा है इंडिया गठबंधन से कि हम शक्ति को, महिला शक्ति को, नारी शक्ति को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से झूठी बातें कह करके लोगों का दिमाग भटकाने की कोशिश किया है, इसे आपने अच्छी तरह से देख लिया कि राहुल गांधी ने किन अर्थों में शक्ति का प्रयोग किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उस शक्ति को, नारी शक्ति को खत्म करने से जोड़ करके इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला किया है। हमला करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन झूठे तथ्य पेश करके हमला करना गलत है। और चुनाव आयोग जो अभी 2 दिन पहले नसीहत दिया था कि झूठ, फेक न्यूज, हेट स्पीच नहीं चलेगा इन चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा दिया और झूठ की बिसात पर राजनीति करने का हुनर दिखा दिया। सवाल यह नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा या हारेगा, सवाल यह है कि इस देश से नफरत खत्म होगी या नहीं खत्म होगी। सवाल यह है कि यह देश बचेगा या नहीं बचेगा। सवाल यह है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। सवाल यह है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष कलेवर में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। आज की सियासत 2 ध्रुवों की ओर इंगित कर रही है। पहला ध्रुव है नरेंद्र मोदी का, जो ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतना चाहता है, जो ध्रुवीकरण करके चुनाव आयोग के हिदायत को चकनाचूर करना चाहता है और इस देश को संविधान मुक्त करना चाहता है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को रौंदना चाहता है और इस देश को राजतंत्र में तब्दील करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और दूसरी धारा है राहुल गांधी की, जो नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं,
जो संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तो इन ध्रुवों में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इस हार और जीत के लिए इस देश के 97 करोड़ मतदाता फैसला देंगे 19 अप्रैल से 1 जून तक। और 4 जून को उनका फैसला जब सार्वजनिक होगा, ईवीएम से बाहर निकल करके आएगा, तब पता चलेगा कि यह देश, यह संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या फिर सब कुछ खत्म होने वाला है। आप समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है, धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए है, इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए है। तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से करीब 2 महीने से अपना प्रचार कर रहा है, और वह प्रचार सबसे पहले न्याय यात्रा के दौरान शुरू हुआ। मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा में करीब 15 राज्य आए और हर जगह अपार भीड़, अपार जनसैलाब। क्या इंगित करता है? यही इंगित करता है कि लोगों का नफरत के माहौल से दम घुटने वाला है या दम घुट रहा है। लोगों का गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से दम घुट रहा है और लोग चाहते हैं खुले में सांस लेना, खुले आसमान के नीचे सांस लेना, जहां पर न सीबीआई, ईडी, आईटी का डर हो, जहां पर न नफरत हो, जहां पर न अन्याय हो और जहां पर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के शिकार लोग डर के माहौल में कांपते हुए नजर आए। तो इंडिया गठबंधन के प्रमुख राहुल गांधी ने जब 2 महीने पहले यात्रा शुरू किया था मणिपुर से, तो उनके यात्रा के दौरान जुटी भीड़ हर रोज एक रैली या 2 रैली का काम करने लगी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 राज्यों में 30 से अधिक रैलियां हो चुकी हैं। इन रैलियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जो रैली का आकार ले लेती थी, जगह जगह पर राहुल गांधी संबोधित करते थे भीड़ को, भारी भीड़ को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को। जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे का उद्घाटन किया, उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। इंडिया गठबंधन की जो पहली रैली पटना में हुई, गांधी मैदान में 11 लाख से अधिक जनता वहां पर इकट्ठा हुई। वह वही स्थान है जहां पर 1975 में इमरजेंसी के दौरान, उस समय घोषित इमरजेंसी थी, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने घोषित इमरजेंसी लगाया था राष्ट्रपति के द्वारा बयान दिलवा करके। लेकिन आज की जो इमरजेंसी है ये अघोषित है। आज तो संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, साझा संस्कृति भी खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में है और इस देश का वजूद, लोकतंत्र का वजूद खतरे में है। तो 1975 में इसी गांधी मैदान में पटना के जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। रामधारी सिंह दिनकर की यह लाइन इतना कारगर और हिट साबित हुई थी कि 1977 में इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई थी और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। लेकिन उस समय का जो माहौल इमरजेंसी के समय का था, लगभग वैसा ही माहौल आज का भी है, या कहें कि उससे भी ज़्यादा बदतर माहौल आज का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भगवा गैंग के लोग
जिस तरह से शहर दर शहर हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खा रहे हैं, धर्म संसद आयोजित करके भगवा संविधान मनुस्मृति को लागू करने का बयान दे रहे हैं, और जिस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम का बयान दे रहे हैं, और जिस तरह से CAA के माध्यम से इस देश के मुसलमानों, OBC, SC, ST की नागरिकता खत्म करने की चाल चल रहे हैं, यह चाल संभव नहीं हो पाएगी। इंडिया गठबंधन की पहली रैली में जिस तरह से जन विश्वास रैली में इस देश की जनता ने इंडिया के प्रति विश्वास व्यक्त किया था, उसकी वानगी मुंबई की रैली में राहुल गांधी की पदयात्रा खत्म होने के बाद 17 मार्च को जिस तरह से चौतरफा हमला किया गया था नरेंद्र मोदी और RSS पर, संविधान बचाने से लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने से लेकर मनुवाद को लादने की कवायद से लेकर के जिस तरह से EVM घोटाले, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह, सोशल जस्टिस की बात कही गई, मुंबई बैठक में, मुंबई रैली में, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार हिल गई है। और रातों रात उन्होंने जो फैसला लिया और दूसरे दिन एक आनन फानन में रैली आयोजित करके महिलाओं को इकट्ठा करके कहा कि महिलाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, नारी शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा झूठ देख रहा है यह देश, देख रहे हैं इस देश के 98 करोड़ मतदाता, और बच्चा बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े जुमलेबाज हैं, कितने झूठे हैं, कितने अहंकारी हैं, और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने के लिए किस तरह से आमादा हैं। उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के सांसद चीख चीख करके कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत आएगा, 370 पार, 400 पार अगर हमारी सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो जो नीयत है प्रधानमंत्री की, RSS की, उसे उन्होंने जाहिर कर दिया कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के सलाहकार विवेक देबोराय ने जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने, संविधान को अपडेट करने के नाम पर मनुस्मृति को लागू करने की बात कह चुके हैं, उसे यह देश भूला नहीं है। और इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं ने भी मन बना लिया है कि जो संविधान खत्म करना चाहता है, जो लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, जो इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करना चाहता है, उसे हम खत्म करेंगे EVM की बटन दबा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया, राम मंदिर का उद्घाटन किया, उससे दूसरे समुदाय की तो बात छोड़िए, हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू समाज के संत महंत से लेकर के शंकराचार्य तक जिस तरह से उसका पोस्टमार्टम किया, प्रधानमंत्री के चाल चरित्र चेहरे का उद्घाटन किया, जिस तरह से कहा कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने पर अनिष्ट हो सकता है, और वह अनिष्ट हुआ भी। उसी दिन रात को 11:39 पर भूकंप आया, 7 सेल्सियस का भूकंप कम नहीं होता है। और उसके बाद से नरेंद्र मोदी अब राम मंदिर की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि राम मंदिर की हवा निकल चुकी है। इनके और भी जो मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दा तो इनका काम नहीं आया, और उस पर चुनाव आयोग रोक लगाने की भी बात कर रहा है कि धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इन चुनावों में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मानेंगे? RSS के लोग, BJP के लोग राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता है। चुनाव आयोग की हिदायत की धज्जियां उड़ाएंगे और चुनाव आयोग टुकुर टुकुर देखता रह जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश को हाँक रहे हैं भेड़ बकरी की तरह समझ करके कि इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, इनके पास कोई जज्बा नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इन्हें जिस दिशा में हाँक दिया जाएगा उसी दिशा में चले जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार का चुनाव तमाम आज़ादी के बाद से तमाम चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, साझा संस्कृति बचाने का है। और यह सब बातें अगर मुंबई के बैठक में, मुंबई की रैली में उठ करके सामने आती है तो इसका यही संदेश जाता है कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भर्त्सना हो रही है। और यह देश अब समझ चुका है कि इस देश को गलत दिशा की ओर लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। करते हैं सबका साथ, सबका विकास की बात, और विकास करते हैं अडानी अंबानी और तमाम कारपोरेट का। कहते हैं कि हम CAA NRC ला करके किसी की नागरिकता खत्म नहीं करेंगे, बल्कि नागरिकता देंगे। किसको नागरिकता देंगे? जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, और जो नहीं आए हैं उनको भी बुलाएंगे और उन्हें नागरिकता देंगे, उन्हें नौकरी देंगे, उन्हें घर देंगे। नौकरी देने के लिए इस देश के बेरोजगारों के पास इनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन विदेशों से बुला करके लोगों को नौकरी देने, घर देने के लिए इनके पास अकूत धन है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नीयत में खोट है, और वह खोट ये है कि ये जिन लोगों को, जिन हिंदुओं को, जिन सिखों को, जिन बौद्धों को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कितने सिख हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने पारसी हैं, कितने ईसाई धर्म के मानने वाले हैं? मुट्ठी भर हैं। ज़्यादातर हिंदू हैं अल्पसंख्यक के रूप में इन मुस्लिम देशों में। तो इनका उद्देश्य है कि हिंदुओं को यहाँ बुला करके उन्हें नागरिकता दी जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, उन्हें मकान दिया जाए, और इस देश के मुसलमानों को NRC के तहत विदेशों में भेजा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए, अफगानिस्तान भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। तो इस देश के मुसलमानों को हटाना चाहते हैं और दूसरे देश के हिंदुओं को बुलाना चाहते हैं। यह इनकी नीयत है, क्योंकि यह इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेगा, ऐसा इनका सोचना है। लेकिन इनकी सोच का भांडाफोड़ अच्छी तरह से हो गया है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में इनकी चुनाव की रणनीति, इनका EVM का हैक करना और EVM के खिलाफ जो कुछ भी राहुल गांधी ने कल भरी रैली में उद्घाटन किया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि राजा की जान EVM में बसती है, मोदी की आत्मा EVM में बसती है। अगर EVM को हटा दीजिए तो मोदी कभी नहीं जीतेगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तमाम वक्ताओं ने EVM पर बात कही अपनी अपनी, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक चुपचाप बैठा है। कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमने कई बार कोशिश की कि चुनाव आयोग से मिलकर के EVM के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करें और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को सुरक्षित रखा जाए और उसकी गिनती किया जाए। इसकी मांग करने के लिए मैं कई बार मुलाकात किया, लेकिन हमारे साथ हमें बुलाने के लिए तैयार नहीं हुए चुनाव आयोग के अधिकारी। इसका यही मकसद है, इसका यही संदेश जाता है कि नरेंद्र मोदी मुद्दों के सहारे चुनाव नहीं जीत पाएंगे, EVM के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। और वह EVM का खेला करके पहले भी जीतते रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। और जब जन सैलाब उमड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कान खून खोल करके सुन लीजिए, आपके 10 साल के परफॉर्मेंस से
यह देश की जनता गरीब से गरीब हुई है, इतनी गरीब हुई है कि आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। बेरोजगारी 45 सालों से ज़्यादा बढ़ गई है और इस देश में जितनी मौतें पिछले 5 साल में हुई है, इतनी मौतें आज़ादी से लेकर के अब तक नहीं हुई है। कोरोना काल में 50 लाख मौतें हुई हैं, इसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई रैली में किया था और ललकारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इन मौतों के लिए कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया किया गया सरकार के द्वारा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम कि किसी को भी दवाइयाँ नहीं मिल सकी, इंजेक्शन नहीं मिल सके और वेंटिलेटर नहीं मिल सके। इसकी वजह से मौतें हुई और मौतों के बाद आज तक किसी को सहायता राशि नहीं मिल सकी। जिन घरों के 1, 2, 3 परिजन मर चुके हैं, उन घरों को, उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन वृद्ध लोगों को कोई सहायता राशि भी नहीं दी गई है। इस तरह से मुंबई रैली में चौतरफा घेरा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हर बिंदु पर, हर मुद्दे पर, हर एजेंडे पर, ईवीएम से लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने तक मनुवाद को लागू करने की बात का खुलासा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा कि संविधान तो बदलना ही चाहता है, बल्कि यह मनुवाद भी लागू करना चाहता है इस देश पर और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। बाकी धर्मों के लिए यह देश अब सुरक्षित नहीं रहेगा। तो जिस तरह से स्टालिन ने कहा कि राहुल के कारण हम आए हैं, क्योंकि राहुल देश की उम्मीद है, राहुल देश की तकदीर है, राहुल नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला पहला व्यक्ति है। राहुल लाखों करोड़ों लोगों को सीने से लगाने वाला, उनकी समस्याएं सुनने वाला और उन समस्याओं का समाधान करने की बात कहने वाला एक पहला व्यक्ति है जो संसद से सड़क तक अपनी आवाज़ उठाया और किसी चीज़ से डरा नहीं। न तो नरेंद्र मोदी की ईडी सीबीआई आईटी से, न नरेंद्र मोदी की अदालत से और न नरेंद्र मोदी की धौंस से। भले ही उसे संसद सदस्यता खोनी पड़ी, भले ही उसे अपना सरकारी घर खोना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी झुका नहीं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि बिहार के नतीजे चौंकाने वाले आने वाले हैं, 2019 में 40 में 39 सीटें एनडीए जीता था, इस बार उनका आंकड़ा घटा करके लगभग 10 पर लाने की पूरी कवायद कर रहा है इंडिया गठबंधन और बिहार का महागठबंधन। लड़ाई के लिए तैयार रहिए मोदी जी। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पिताजी लालू यादव बीमार हैं, डॉक्टरों ने मना किया है चलने फिरने से, वरना वो भी आते। और हमारे पिता ने ठान रखा है कि नरेंद्र मोदी की दवाई हम करेंगे, नरेंद्र मोदी का इलाज इंडिया करेगा और नरेंद्र मोदी का दिमाग सही कर देगा। लेकिन इसमें जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, कुछ चीज़ें देखने में ऐसी भी आई जहां पर कि कुछ घटक दल जैसे ममता बनर्जी अनुपस्थित रही, नहीं आई। वह पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि हम पूरे 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई थी, वो नहीं आई। अखिलेश यादव नहीं आए, बीमारी का बहाना किए या मोदी के डर से, मोदी की बंदर घुड़की से नहीं आए। अगर खुद नहीं आए तो पार्टी के किसी कद्दावर नेता को भेजना चाहिए था, जैसा कि केजरीवाल ने भेजा था। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज को भेज करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी इंडिया गठबंधन की रैली में, उसी तरह से अखिलेश यादव को भी करना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती हैं। रैली का जो संदेश गया है पूरे देश में, उसे पूरी जनता, पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता
और 98-97 करोड़ मतदाता अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और इंडिया गठबंधन की जो 2 रैलियां हुई हैं, इससे जो संदेश जाता है वह संदेश यह है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, मोदी को की पार्टी को भारत मुक्त करना है और इस देश की साझा संस्कृति को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।